नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 2027 में विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त उत्तर प्रदेश में रह नहीं गया है। मुकाबला दो तरफा है। एक तरफ विपक्ष या फिर आप इंडिया अलायंस कह लीजिए, दूसरी तरफ बीजेपी एनडीए का खुनबा। एक तरफ है यूपी के सीएम योगी, जिन्होंने जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अभी से ताबड़तोड़ दौरों की शुरुआत कर दी है। तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। चुनाव में अभी 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त है, 7 भी कह सकते हैं आप। लेकिन सीएम योगी ने पिछले 45 दिनों में राज्य के 18 मंडल में 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों को मत डाला है। विकास परियोजनाओं की झड़ी लगा दी है। योगी की सक्रियता सिर्फ रैलियों तक ही सीमित नहीं है। पार्टी का कार्यक्रम हो, प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात हो, कानून व्यवस्था की समीक्षा हो, रोजाना का सरकारी कामकाज हो, सावन की तैयारी हो, सीएम हर मोर्चे पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। साथ ही जनता दर्शन के लिए आम लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। यानी सरकार, संगठन और जनता तीनों स्तर पर मौजूदगी बना रहे हैं। साथ ही विपक्ष पर भी करारा प्रहार कर रहे हैं। इधर जब भी सीएम योगी लगातार मैदान में पसीना बहा रहे हैं, तब मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उनके मुख्य सहयोगी दल कांग्रेस के लीडर्स और यूपी के बीएसपी की भी बात करें तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, बसपा सुप्रीमो मायावती क्या कर रहे हैं? ये लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन में हिस्सा लेते हैं, बयानबाजी करते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में मुकाबला एक तरफा हो जाएगा? 2027 के सियासी घमासान को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या गंभीर है? अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी दोनों के बीच चुनावी गठबंधन को लेकर बातचीत शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। अखिलेश कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी हिंदुत्व की राह पर चलते हैं, लेकिन ग्राउंड पर कितने एक्टिव हैं वो इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने आखिरी सार्वजनिक रैली मार्च 2026 में दादरी में की थी। मायावती तो अभी अपने संगठन को ही दुरुस्त करने में लगी हैं। उनकी आखिरी रैली 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में हुई थी। कुल मिलाकर यूपी की सियासत की जो तस्वीर सामने है, ये कहा जाए कि बाबा का रथ एक तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है, तो विपक्ष अभी भी सियासी रास्ता और चुनावी मुद्दा ही तलाश रहा है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो चुनाव से पहले जमीनी सक्रियता किसी भी दल के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। लगातार दौरे, जनसभाएं, स्थानीय स्तर पर संवाद न केवल संगठन को मजबूत करते हैं, बल्कि मतदाताओं तक सीधा संदेश पहुंचाते हैं और माध्यम भी बनते हैं। हालांकि चुनावी सफलता केवल रैलियों की संख्या से तय नहीं होती, यह बात भी साफ है। उम्मीदवारों का चयन, स्थानीय मुद्दे, गठबंधन, संगठन की मजबूती, ग्राउंड जीरो पर वर्क और जनता का फैसला अंतिम होता है और उतना ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन सवाल रफ्तार का तो है। एक तरफ सीएम योगी 18 मंडलों तक पहुंच चुके हैं, विपक्ष का ग्राउंड कनेक्टिविटी धीमा दिखता है। पिछले 45 दिन में सभी 18 मंडल का दौरा कर चुके हैं सीएम योगी। 18 मंडल की 100 विधानसभा सीटों को कवर कर चुके हैं। पूर्व से पश्चिम यूपी तक सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे दिखने को मिल रहे हैं। वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, झांसी, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, मैनपुरी, फतेहपुर, नोएडा, बुंदेलखंड से रोहेलखंड तक योजनाओं की सौगात, विकास कार्यों, कानून व्यवस्था की जमीनी स्थिति की समीक्षा, जनसभाओं से जनता दर्शन के माध्यम से सीधा संवाद, सरकार, संगठन और आम जनता के बीच लगातार समन्वय बनाने की कोशिश। दूसरी तरफ विपक्ष क्या कर रहा है ये भी देख लीजिए। सोशल मीडिया के जरिए सियासत को साधने की कोशिश कर रहा है। पोस्ट और बयानों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश है। हर छोटे बड़े मुद्दे पर सोशल मीडिया पर एक्टिव दिख रहा है विपक्ष। सार्वजनिक रैली बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव मार्च 2026 के बाद अभी तक किसी सार्वजनिक रैली में दिखे नहीं है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती लंबे समय से जनसभाओं से दूर नजर आ रही हैं। 9 अक्टूबर 2025 को उनकी आखिरी रैली हुई थी। तो क्या सीएम योगी के इस रफ्तार का मुकाबला विपक्ष कर पाएगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। धर्मेंद्र सिंह
प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। आर.के. मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। जावेद अंसारी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। रंजन सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। रंजन सिंह की पार्टी भी इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में आ रही है और यह खबर तो यहाँ तक है कि 12 छोटी बड़ी पार्टियां जो है वो इस बार की चुनावी दंगल में उत्तर प्रदेश में नजर आएंगी। पहला सवाल मेरा जो है वो धर्मेंद्र सिंह जी से ही है। धर्मेंद्र सिंह जी, आपकी पार्टी कॉकरोच आंदोलन में तो बहुत बढ़ चढ़ कर नजर आती है, लेकिन अखिलेश यादव की सक्रिय भूमिका उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर उस लेवल की नहीं दिख रही जिस लेवल की सीएम योगी कर रहे हैं। जी विवेक जी, आपको, हमारे पैनलिस्ट साथियों को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सवाल 9.5 साल योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के पूरे होने के बाद और डबल इंजन ट्रिपल इंजन का उनको सहयोग मिलने के बाद, जैसा कि केंद्र में भी तीसरे कार्यकाल की उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता 100 रैलियों का हिसाब नहीं मांग रही है। और 100 रैलियां और 500 रैलियों के हिसाब किताब से उसको कोई लेना देना नहीं। उन 100 सवालों से जरूर है जो योगी आदित्यनाथ जी ने और उनकी पार्टी ने चुनावों के पहले जनता से वादा किया था और पूरा नहीं हुआ। वो चाहे किसानों की आय की बात रही हो, आय दोगुनी करके का वादा करके सत्ता में आए, और आज जो है यूरिया खाद तमाम फर्टिलाइजर से लेकर के नहरों में पानी से लेकर के बिजली का दाम जो बढ़ गया, उन सब से जनता जूझ रही है। आज गांव में बिजली की स्थिति बहुत खराब है, वो चाहे घरेलू कनेक्शन की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो। बरसात नहीं हो रही, ऐसे में वही एक सहारा था, लेकिन सरकार आंख कान बंद करके बैठी है। चाहे नौजवानों की नौकरियों की बात रही हो, शिक्षा व्यवस्था की बात रही, 26,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय जो बंद कर दिया इन्होंने, उसका सबसे ज्यादा असर पिछड़ों में, दलितों में, गरीब तबके के बच्चों में, जिनके बच्चे संसाधन के अभाव में पास के प्राइमरी स्कूलों में जाते थे और एमडीएम के भी माध्यम से भी वहां रह करके पढ़ाई अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। तो सबसे ज्यादा जो कमजोर तबका है, पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वो प्रभावित हुए। स्कूलों में टीचर्स की करीब 80,000 से अधिक वैकेंसीज है, टीचर है नहीं। सवाल पूछा जाएगा, जनता पूछ रही है कि आपने आधी आबादी के एम्पावरमेंट की बात की थी और कुछ नहीं किया, बल्कि समाजवादी पेंशन जो महिलाओं को मिलती थी वो आपने बंद कर दिया। सवाल पूछा जाएगा कि आपने तमाम शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, वो वादा कहां चला गया। जब सवाल पूछा जाएगा तो ये सवाल पूछे जाएंगे कि आप आलू किसान क्यों बदहाल है। आपने कहा था दलहन और आलू जैसी सब्जियों के एक फंड रेज करके उनको समर्थन मूल्य देंगे। आप तो 2022 के चुनाव में सरकार बनते ही जी, मैं समझ गया आपकी बात। आपके सवाल आ गए कि भाई 9.5 साल का हिसाब किताब देना होगा। धर्मेंद्र जी, आपने जितनी बेबाकी से 3 से 4 मिनट में ये जो बातें रखी हैं, यही बात अगर अखिलेश जी, चूंकि आप विपक्ष के तौर पर जो बात कह रहे हो, मैं आपके इस बयान को मैं काटूंगा नहीं, वो आपका हक है, विपक्ष के तौर पर आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक बात है। यही बात अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अभी से रखना शुरू कर दे, क्या इसका इम्पैक्ट नहीं होगा? मैं तो बात कर रहा हूं आप लोगों को कितना कन्विंस कर पाते हैं। अगर आप स्टूडियो से बैठकर बोल रहे हैं, ठीक बात है, अगर अखिलेश जी यही ग्राउंड जीरो पर उतरकर बोलेंगे तो क्या जनता को ज्यादा विश्वास नहीं होगा? मैं रीच की बात कर रहा हूं, आप समझिए। मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कि भाई मैं इनसे पूछूंगा नहीं कि इन्होंने कितना काम किया, क्या किया, नहीं किया। मैं रीच की बात कर रहा हूं, कितना रीच लेकर जा रहे हैं, और वो लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोगों के बीच काम को लेकर जा रहे हैं कि भाई मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। विवेक जी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम लोग बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से जनता के बीच में हैं, और केवल रैली कर देने से, भीड़ जुटा करके भाषण दे देने से, अभी जब रैलियां होंगी देखिएगा, वो मैसेज नहीं जाता जो मैसेज हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने पीडीएफ पंचायत के माध्यम से, अपने छोटे छोटे संस्थानों में जो मीटिंग्स हो रही है उसके माध्यम से। विवेक जी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम लोग बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से जनता के बीच में हैं, और केवल रैली कर देने से, भीड़ जुटा करके भाषण दे देने से, अभी जब रैलियां होंगी देखिएगा, वो मैसेज नहीं जाता जो मैसेज हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने पीडीएफ पंचायत के माध्यम से, अपने छोटे छोटे संस्थानों में जो मीटिंग्स हो रही है उसके माध्यम से, और हमारे नेता जो सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज देते हैं, वो हमारा पूरा कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार तक पहुंचा रहा, जिसका परिणाम आपने विवेक जी, रैलियों की संख्या आप जोड़ डालिए। 2024 के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की रैलियों के सापेक्ष हमारे इंडिया गठबंधन के आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी की रैलियां जोड़ लीजिएगा। कहां पर रैलियों की संख्या से आप तुलना करिए और कहां पर सीटों की तुलना है, आपको खुद समझ जाएंगे कि हम आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आर.के. मिश्रा जी।
हाँ विवेक जी, देखिए यहाँ पर दो तीन चीज आपको हम सबको समझने की जरूरत है। जब आप सरकार में होते हैं तो सरकार में एक तो होता है जो कि आप अपने पार्टी का संगठन वो कहाँ पर आपकी मजबूती है, कहाँ पर नहीं है। एक तो जैसे हमने देखा, जैसे 18 मंडलों के अंदर में 100 से ज्यादा जो रीच की बात आप हम लोग कर रहे हैं अभी यहाँ पर आज पैनल के अंदर में, तो रीच की बात तो हमने देखा है जो कि योगी जी ने 9.5 साल के अंदर अपनी पहुंच तो बिल्कुल जनता के अंदर में बनाई है। और इसमें शायद धर्मेंद्र सिंह जी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे जो कि जो 9.5 साल में हुआ है वो मुझे लगता है 2017 से पहले भी, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो या चाहे समाजवादी नहीं, पार्टी की धर्मेंद्र सरकार जी इस रही हो। बात को समझते हैं और बड़े मजे हुए वो प्रवक्ता भी हैं और लीडर भी हैं। जब आपका नेता जमीन पर आता है तो आपकी हौसला अफजाई होती है, काडर में जो है वो एक नई एनर्जी आ जाती है। इस बात को समझने की कोशिश करनी होगी, बात सिर्फ रैलियों की नहीं। आर के मिश्रा जी, बिल्कुल सही बात है विवेक जी। और जब सरकार में आप होते हैं तो सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है, इसका भी सुनिश्चित करना सरकार में जो बैठे व्यक्ति हैं उनका काम होता है। दूसरी बात, जनता से संवाद, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो हमने देखा 9.5 साल के अंदर में जनता से संवाद की जहां तक बात है, हमने जनता से पूरा संवाद किया है और योजनाओं का जो लाभ है वो जन जन तक पहुंचा नहीं पहुंचा उसकी भी हमने समीक्षा की। समय दर समय हमने इस चीज का पारदर्शी तरीके से हमने जनता के सामने सारी बातें रखी हुई है, चाहे वो विकास का माध्यम हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे आप आर्थिक सुव्यवस्था की बात हो, वो भी हमने देखा किस तरह से 9.5 साल के अंदर में योगी जी ने इस चीज को जी जन जन तक पहुंचा। इससे कोई, मुझे लगता है जो कि धर्मेंद्र जी हो, चाहे जावेद जी हो, चाहे रंजन जी हो, कोई भी या आप भी हो, मुझे लगता है जो कि सबको इस चीज नहीं, से दरअसल बिल्कुल दिक्कत सहमत। ये है कि विपक्ष कॉकरोच के चक्कर में पड़ा हुआ है दिल्ली में। उनको लगता है कि उनसे उनकी जो उनका जो रास्ता है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जावेद भाई भी कॉकरोच के चक्कर में फंस गए दिल्ली में, है जावेद जी? बिल्कुल हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जनता के चक्कर में पड़े हुए हैं। जब से देश आजाद हुआ तब से हम जनता, देश आजाद से पहले भी जनता के लिए काम करते थे और अब भी जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता की आवाज बन के काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, बड़े बड़े यूपी में दावे होते हैं। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं चुनाव से पहले ही दिल्ली वाले योगी जी का विकेट ना गिरा दे। और अभी मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही, महिलाओं का मतलब सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा। तो दलितों के साथ जितना सबसे ज्यादा उत्पीड़न में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, 66,000 मुकदमे दर्ज हुए। और मर्डर, हत्याओं में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। जो नया एनसीआरबी का काउंटर डाटा करने है, दीजिए, 3200 काउंटर हत्याएं करने उत्तर दीजिए। प्रदेश हुई हैं। उत्तर प्रदेश में 3200 हत्याएं हुई हैं। और रही अब यहाँ पे विकास की बात, 7 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया था योगी जी और मोदी जी ने, 6 ठप पड़े हैं, बंद पड़ गए हैं। वहां पे आदमी नहीं है, फ्लाइट नहीं है, कमर्शियल फ्लाइट सब बंद हो गई। वहां पे गाय गोबर कर रही है, बैल गोबर कर रहे हैं, वो सब बंद हो गए हैं। और दूसरी बात ये कह दूं कि रोजगार पे अब मैं बात करूंगा, पहला उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बना है मुझे लगता है देश में या दुनिया में, जो इजराइल में वर्कर के रूप में 4400 से ज्यादा मजदूरों को भेजा गया, जहाँ पे वो बम के नीचे काम कर रहे हैं। तो ये रोजगार देने में फेल हुए, जो कि इन्हें मजदूरों को भी इजराइल भेजना पड़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, योगी जी केवल बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनावी जुमले करते हैं, लेकिन जावेद जी, जनता लेकिन इनसे खुश नहीं है। और मिडिल इनके ईस्ट में, सीनियर गल्फ के लीडर, देशों में हमारे कई भारतीय भाई बहन काम कर रहे हैं, वो भी तो बम के नीचे ही काम कर रहे हैं। आपने मिडिल ईस्ट का जिक्र नहीं किया, आपने सिर्फ इजराइल का जिक्र किया। वो खुद ही गए, वो सरकार ने भेजा है। लोग अपनी मर्जी से दशकों से काम कर रहे हैं। ये सरकार की योजना थी। जो मतलब सरकार भेजने में फर्क होता है और इंडिविजुअली जाने में फर्क होता है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब आपकी सरकार आएगी तो आप सबको वापस बुला लेंगे, राइट? यही रोजगार मिलेगा, यही रोजगार मिलेगा। गठबंधन की सरकार मिलेगी, 280 सीट आएंगी और योगी जी तो पहले ही जाने वाले हैं। चुनाव होगा ही नहीं, उससे पहले इनकी कुर्सी चली जाएगी। ये तो ये दावा फिर से सुनने को मिल रहा है। हालांकि इसके लिए बीजेपी की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी है। मैं एक जैसा रंजन जी का पक्ष जान लूं, उसके बाद मिश्रा जी आपके पास और धर्मेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। रंजन जी। विवेक भाई नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, ये गलतफहमी समाजवादी लोगों को और कांग्रेसियों को जरूर हो गई है उत्तर प्रदेश में। 2024 के लोकसभा का जो रिजल्ट आया ना, ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे।
लेकिन ये वो जो 24 का रिजल्ट था वो सिर्फ उसकी बुनियाद झूठ और भ्रम पर टिका हुआ था। जो झूठ और भ्रम इन्होंने आरक्षण खत्म होने के लिए, संविधान खतरे में जैसे नैरेटिव को चलाकर इन्होंने दलितों को भरमाने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी के हमारे धर्मेंद्र भाई बहुत हमारे प्रखर प्रवक्ता हैं, हमारे आदरणीय हैं, लेकिन इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि इनके प्रयागराज जनपद में एक हांडिया विधानसभा है, वहां के इन्हीं के पार्टी के एक विधायक है जिस पर एक दलित को हत्या करने का आरोप एक जमीन विवाद में लिया गया है। जसलाल सरोज जी का मामला आपके टीवी चैनल पे विवेक भाई आपने खबर किया है, और जसलाल सरोज जी को सरेआम गोली से भून दिया गया, जिसके पीछे समाजवादी पार्टी के गुंडे नजर आए। जब मामला और हुआ तो वो कई ऐसे दलित परिवार थे जो एक ही परिवार के 5 लोगों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर मार दिया गया उसको। जो झूठ और भ्रम इन्होंने आरक्षण खत्म होने के लिए, संविधान खतरे में जैसे नैरेटिव को चलाकर इन्होंने दलितों को भरमाने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी के हमारे धर्मेंद्र भाई बहुत हमारे प्रखर प्रवक्ता हैं, हमारे आदरणीय हैं, लेकिन इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि इनके प्रयागराज जनपद में एक हांडिया विधानसभा है, वहां के इन्हीं के पार्टी के एक विधायक है जिस पर एक दलित को हत्या करने का आरोप एक जमीन विवाद में लिया गया है। जसलाल सरोज जी का मामला आपके टीवी चैनल पे विवेक भाई आपने खबर किया है, और जसलाल सरोज जी को सरेआम गोली से भून दिया गया, जिसके पीछे समाजवादी पार्टी के गुंडे नजर आए। जब मामला और हुआ तो वो कई ऐसे दलित परिवार थे जो एक ही परिवार के 5 लोगों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर मार दिया गया उसको, उसके पीछे समाजवादी पार्टी के लोग खड़े नजर आए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने किया है दलितों का अपमान, और आप आज ये चाह रहे हैं खुद का सम्मान। ये कैसे हो सकता है? आप योगी जी को प्रेम कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हमारे संगठन प्रभारी अरुण भारती जी, धरती गूंजे आसमान हर बुध पासी पासवान करने के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। हम लोग पासी और पासवान के अगर अस्मिता की रक्षा करने के लिए अगर खड़े हैं, तो आखिर इसके सूत्रधार कौन है? क्यों ऐसी जरूरत आ गई कि हमको बिहार से जाकर यूपी में हमें दलितों का आवाज, लेकिन 9 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी तो है सरकार के साथ। आप कह रहे हैं कि भाई जिस शासनकाल की जिस घटनाओं की बात कर रहे हैं वो तो पास्ट में है, अभी के सिचुएशन में विवेक भाई पहले क्या होता था? व्यापारी कहते थे मैं उत्तर प्रदेश नहीं जाऊंगा, आज अपराधी कहते हैं मैं उत्तर प्रदेश नहीं जाऊंगा। क्या फर्क आया है इन दोनों में देख लीजिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस में इनको नहीं दिखाई देता, इनको पूर्वांचल एक्सप्रेस में दिखाई नहीं देता है, इनको कई एयरपोर्ट अयोध्या से लेकर कई ऐसे एयरपोर्ट है जो एयरपोर्ट हुआ, वो अयोध्या को तो ये लोग जन्मस्थली नहीं मानते थे। ये लोग राम जी के होने पर ये सवाल खड़ा करते थे। राम जी के होने पर जब सवाल खड़ा करते थे अयोध्या के धर्मेंद्र जी, अस्तित्व, तो अयोध्या का मुद्दा कैसे उठा सकते हैं? ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं ये कौन विवेक भाई, कौन से खाल में छुपे हुए विवेक भाई, मैं रंजन जी को सुन रहा था और मैंने, अब सुन लीजिए रंजन भाई, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, अब जी सुन लीजिए। 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें आरके मिश्रा जी ने विकास से संबंधित बात की, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने, और हमारे साथी रंजन जी ने अयोध्या से लेकर के और अपराध की बात की। अरे साहब, आपको अयोध्या पे तो नाम लेने का हक ही नहीं जब आपने प्रभु श्री राम की आस्था में डकैती डाल दी। आप तो वहां भूल ही जाइए, वो जो मुद्दा है उसको हम लोग उठा रहे हैं और यहाँ से वहां चर्चा चल रही है। आपने न केवल निर्माण में कमीशन खाया, आपने न केवल जमीनों खरीद फरोख्त में कमीशन खाया, और आपने जो चंदा चोरी हुई उसमें भी ऑर्गेनाइज तरीके से जिस तरह से डकैती डलवाई, तो आप तो भगवान राम के हो ही नहीं सकते। और भगवान राम को जरा भी पढ़े होते, राम के जीवन दर्शन से कुछ भी सीखे होते, तो कम से कम इतना बड़ा महापाप न करते। हम आते हैं दूसरी तमाम बात। क्राइम की बात कर रहे थे, क्राइम पे और किसी विधायक का पता नहीं सही गलत जो उदाहरण दे रहे राम से दे रहे नहीं रहा, जिन्होंने किसानों पर, धर्मेंद्र भाई, प्रदेश के किसानों पर, रंजन जी सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा, इसी देश के किसानों पर जो गाड़ी चला के कुचल दिया जिन्होंने, और उनको देश में गृह मंत्री के रूप में देश में लगातार एंजॉय करते रहे,
कोई सुनने को नहीं तैयार हुआ। जिसके बेटे ने गाड़ियों से किसानों को, शांतिपूर्ण किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे उन पे गाड़ियां चढ़ा के उनकी हत्या कर दी, वो क्राइम ही नहीं दिखा। क्या बात है। तमाम मिनिस्टर लगे और एक पैसा लेकर के यहाँ का भाग गया, विदेश बैठा रहा। इनकी फॉरेन मिनिस्टर की बेटी उनकी वकालत करती। ये तो ऐसे लोग हैं, ये लोग कहानी बताते हैं। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी रंजन जी, आप परेशान मत होइए। आपकी पार्टी के साथ उन्होंने पिछली बार क्या किया था, ये तो आवश्यकता के सिद्धांत का मामला है। आप ही के परिवार में तोड़ डाल करके आपके चाचा को तोड़ लिया था, उसके बाद किनारे कर दिया था आदरणीय पासवान साहब को। हालांकि मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत ही सीडेंट यूथ लीडर हैं, हम लोग उनको बड़ा अच्छी निगाह से देखते हैं। लेकिन उनके साथ क्या किया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने, पूरा देश जानता है। मैं आना चाहता हूं उत्तर प्रदेश पर। मिश्रा जी विकास की बात कर रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। देखिए 5 साल बनाम केंद्र का 3 साल, राज्य का 2 साल, और तमाम जो ट्रिपल इंजन की इनकी जिन सरकारों की बात करते थे, तुलना करेंगे तो हमने उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के 5 साल के कार्यकाल में अगर कहा कि मेट्रो चलाएंगे, तो मेट्रो का केवल शिलान्यास नहीं किया, थोड़े से कार्यकाल में संचालित करके दिखाया। हमने कहा लैपटॉप बांटेंगे, लैपटॉप बांट के दिखाया, जो कि जब कोविड के दौरान वही लैपटॉप आपने तमाम बच्चों के हाथों में देखा कि पूरी दुनिया से कनेक्ट नहीं तो पूरा देश और विशेष रूप से नौजवान जो है डिस्कनेक्ट हो जाता, घर बैठ जाता। हमने कहा जनेश्वर मिश्रा पार्क आप देख लीजिए, लोहिया पार्क देख लीजिए, लखनऊ की तो बात जाने दीजिए। आप एयरपोर्ट से उतरेंगे और उसके बाद अयोध्या रोड हो, सुल्तानपुर रोड हो, हरदोई रोड, कहीं जाएंगे तो आपको समाजवादियों के अलावा कोई काम दिखेगा नहीं योगी जी का। खैर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बहुत थोड़े संसाधनों में कितना बेहतर तरीके से बनाया आपने देखा। जब 100 पुलिस को के रिफॉर्म की जरूरत हुई तो डायल 100 रिस्पांस सिस्टम कितना बेहतर, जो दुनिया के तमाम देशों में बेहतर से बेहतर हो सकता था, वो उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करने का काम हमने किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए धर्मेंद्र भाई, सबसे बड़ा सवाल तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर ही उठाया जाता है, इसलिए मिश्रा जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। मिश्रा जी मैं 30 सेकंड देखिए यहाँ पर मैं 2-3 चीज का उसके जिक्र करूंगा। धर्मेंद्र भाई, प्लीज सर, लेट मी कंप्लीट प्लीज। सम्मान है, Let me मैंने अपनी बातें रख एक एक करके प्लीज, समय थोड़ा सीमित है, मैं जल्दी जल्दी जवाब ले लूं। मिश्रा जी देखिए इसमें क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं जो कि समाजवादी पार्टी कहती है, जो कि विकास के नाम पर जिस तरह से 5 साल के अंदर में समाजवादी पार्टी ने बहुत ऐसे काम। मैं इतना कहना चाहता हूं जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जहां तक विकास की बात, परियोजनाओं को जिस तरह से हमने लागू किया, इन्होंने जनेश्वर मिश्र पार्क का जिक्र किया था, तो मुझे लगता है जो कि क्या हम लोगों ने जिस तरह से 92,000 करोड़ ऐसा था जिसके ये लोग कहते हैं जो कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी नहीं जमा करवा पाए थे, ऐसा भी हुआ है इस समाजवादी पार्टी के शासनकाल। दूसरी चीज ये है जो कि 2016-17 के समय में जो बजट था, चार्जशीट डालिए, नहीं ये कह के नहीं बच सकते कि कोई ये हुआ। आज आपने क्या किया जेपीएनआईसी के साथ, और आज तक नहीं आरोप पत्र लगा पाए किसी ने कुछ गड़बड़ किया। हाँ, केवल फावड़ा लेके आपके मंत्री चले गए थे, आप किसी बनी हुई बिल्डिंग को संचालित तक नहीं कर पाए। ये कंस्ट्रक्टिव आप 2016-17 के समय में आपका बजट कितना था? 3,46,935 करोड़ रुपया। आज वही बजट 9,12,696 करोड़ का बजट है। तो मुझे लगता है कि आपको इससे पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में किस तरह के विकास है, किस तरह का काम है। संगठित अपराध के ऊपर में लगाम लगा है, माफियाओं के ऊपर में लगाम लगा है। नगर के जस्ट बगल जो G20 रोड है, उसके जो छोटे वाले पुल है, हमने संगठित अपराध के ऊपर में लगाम लगाया है, माफियाओं को हमने खत्म करने का प्रयास किया है। लॉ एंड ऑर्डर संगठित अपराध में जो माफिया थी वो हमने उस चीज को बेहतर किया है। हमने पुलिसिंग सिस्टम जो है, साइबर की बात हो चाहे आप ग्राउंड जीरो की बात हो, हर जगह हमने सुरक्षा का भाव उत्तर प्रदेश में लाने का प्रयास किया है। एक चीज जनता के सामने है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है या आपका अपना एक एक करके सर, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। ये मुझे लगता है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस चीज का इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में निश्चित नजर आएगा विवेक जी। और मुझे लगता है जो कि इस चीज को धर्मेंद्र भाई भी एक्सेप्ट करने का प्रयास करेंगे। जी रंजन जी कुछ कहना चाह रहे, उसका जावेद जी आपके पास। रंजन जी विवेक भाई ये इनके नेता पीडीए की बात करते हैं। हालांकि नेताजी का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन दलित के प्रति इनका प्रेम कितना गहरा है, ये मुस्लिम दलित महिला को गेस्ट कांड तो सबको याद होगा ना। अल्पसंख्यक के लिए ये कितने हिमायती है। जब मुजफ्फरपुर में दंगे होते हैं तो सफाई महोत्सव में टॉप जो बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस होती हैं वो नाच गाना कर रहे होते हैं। और तो और औरंगजेब से इतना प्रभावित है
कि जो औरंगजेब की मानसिकता थी वही मानसिकता को लेकर इन्होंने अपने पिता के साथ क्या किया ये भी देश जानता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मुझे व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल नहीं बोलना है, लेकिन जब इन्होंने व्यक्तिगत रूप से हमारे नेता को टारगेट इन्होंने किया है, लेकिन बात यह है कि पॉलिटिकली आप जनता के बीच में जाते हैं तो पीडीए समीकरण जो आपने बनाया है उसमें दलित और अल्पसंख्यक के लिए आपने क्या किया है? बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। अब वो वोट बैंक का हिसाब किताब है, लेकिन आपको लोगों के बीच तो जाना होगा, और चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त रह नहीं गया है, इसलिए लोग भी उत्तर प्रदेश के सवाल पूछ रहे, भाई राहुल जी कहां हैं, जावेद अंसारी जी, वो कब आएंगे उत्तर प्रदेश? 8 तारीख को आ रहे हैं छात्रों की गूंज कार्यक्रम में इलाहाबाद में। पूरा जो उत्तर प्रदेश का युवा है जहाँ पे पर्चे लीक हुए उनकी बात रखेंगे, उनसे संवाद करेंगे। अभी मिश्रा जी ने कहा 9 लाख करोड़ का बजट हमने कर दिया है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा कर्जदार स्टेट है, 8 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जदार है उत्तर प्रदेश। इनसे ये पूछना चाहूंगा, सब पूरे देश में सबसे ज्यादा स्कूल बंद करने वाला, मर्जर करने वाला उत्तर प्रदेश है। 27,000 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तीसरी बात यह है, हिमाचल तो डिफॉल्ट ही हो गया आपका, कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहां पर तो आप सैलरी देने को ही राजी नहीं है आप। आपके विकास की घंटी बजा रहा था मैं तो, आपकी बात को साफ कर रहा था कि आपने उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को कर्जदार हिमाचल प्रदेश के अंदर 9 लाख करोड़ का कर्जदार है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा कर्जे वाला उत्तर प्रदेश है। अंदर में इतना डुबो दिया, हिमाचल को सबसे ज्यादा कर्जदार वाला स्टेट बन गया है। का प्रयास ही नहीं कर पा रहा है। आप कांग्रेस शासित प्रदेशों के अंदर में क्या हाल है, इस चीज को भी देखने का प्रयास करिए, इस चीज को भी देखने का प्रयास करिए जावेद भाई। डूबी हुई है, ऐसी अर्थव्यवस्था बनाई आपने, हर व्यक्ति कर्जदार है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो किसान। कर्ज वाला पैमाना थोड़ा कुछ सटीक बैठता नहीं है जावेद जी। इस दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार मुल्क अमेरिका है, उसकी जीडीपी का रेशियो का 125 गुना कर्ज है उसके ऊपर, लगभग $30 ट्रिलियन के आसपास, और $19 ट्रिलियन की, $20 ट्रिलियन की तो उसकी कुल जीडीपी है। तो इसका मतलब थोड़ी है अमेरिका सुपर पावर नहीं है, अमेरिका के पास कर्ज में डूब गया, अमेरिका बर्बाद हो गया। जावेद जी, तो मैं कह रहा हूं कि अमेरिका की जीडीपी 30 बिलियन ट्रिलियन डॉलर की है, ये आप चाइना का आंकड़ा दे रहे हैं। 30 ट्रिलियन डॉलर की है और 38 ट्रिलियन डॉलर के आसपास कर्ज है। तो वो उसका वही डॉलर छाप रहा है, वही बैंक लोन दे रहा है, सब कुछ उसके पास है। हमारे पास क्या है, हम तो दूसरों को कर्ज चुकाना है, हमें उन्हें चुकाना नहीं। उनके ऊपर भी कर्ज है, ऐसा नहीं है अमेरिका ने कर्ज नहीं ले रखा है। 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है उसकी जीडीपी पे। तो ये कहना कि भाई उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा कर्ज लिया हुआ और सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे गरीब राज्य है, सबसे कर्जदार राज्य है, ये वाला फॉर्मूला फिट नहीं बैठता, मैं ये कह रहा हूं जी। स्कूल बंद कराने का भी फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा है। 27,000 स्कूल बंद करा दिए इन्होंने बच्चों के। जी आर.के. मिश्रा जी, जल्दी से इसका जवाब स्कूल वाला। जी देखिए, मैं तो कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में ये कहां से डाटा लेकर के आते हैं मुझे नहीं पता है। हाँ। ये कौन सा डाटा लेकर के आते हैं, अगर कोई सत्य हो तो भैया दिखाओ भैया जावेद भाई। लेकिन हिमाचल के अंदर ये सरकारी डाटा है, ये सरकारी डाटा है, ये व्हाट्सएप का डाटा नहीं है। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं है। गलत डाटा पेश कर रहे हो। मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस की स्थिति नगण्य है। आप तो वहां पर बात करने के लायक ही नहीं रह गए। वहां पे जनता तो आपको स्वीकार ही नहीं कर पा रही है। आप एक सीट लेकर के भी वहां पर आने के लिए कैसे लालायित है, इस चीज को समझने का प्रयास करिए। उत्तर प्रदेश में आपका कोई ग्राउंड नहीं बचा हुआ है, केवल आप बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है जो अपने शासित प्रदेश है, चाहे हिमाचल हो, कर्नाटक का हो, उसकी भी बात कर लो भैया जावेद भाई। कोई सा समीकरण तो दिखाओ, क्योंकि हाँ हिमाचल बात हो रही तो उत्तर प्रदेश की तो बात करूंगा जी। और ये जावेद अंसारी कह रहे हैं जो स्कूल बंद करने वाला मामला, दरअसल स्कूलों का मर्जर किया गया है ताकि एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा सके, ये सरकार की तरफ से कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही था, सिंहासन में इतना ही। फिलहाल ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।